चलें जी, जो लोग आ गए हैं वो काफी है। जो लोग नहीं आए उनकी किस्मत। शुरू कर लेते हैं जी हम अपना टॉपिक। आज हम एशिया शुरू करेंगे। अफ्रीका कंप्लीट हो गया था कल हमारा, तो आज इंशाल्लाह हम एशिया शुरू करेंगे। तो एशिया में आप ये देखें कि बहुत सारा, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसे हम पोर्शन वाइज करेंगे। इसके डिफरेंट क्या हमने बनाए हुए हैं, पोर्शन हमने क्या बनाए हुए हैं, ज्योग्राफिकली बने हुए हैं, नेचर ने, अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं। उन्हीं को हम पार्ट वाइज लेके चलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है आपका एशिया पे, ये पहला लेक्चर होगा। इसका हेडिंग दे लें इसकी। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। हेडिंग दे लें जी, अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी बेटा। यही हमारा टॉपिक है आज का, अरेबियन पेनिनसुला। चलो जी, उस्मान जोया साहब क्लास के बाद रिमाइंड करवाइएगा। क्लास के बाद गपशप करेंगे हम, आपके जो सवाल हैं एंड पे हम लेंगे। चलो जी, अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला किसे कहते हैं? उर्दू में इसका मतलब है जजीरा नुमा। जजीरा नुमाए अरब। उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे? जजीरा नुमाए अरब। अरेबियन पेनिनसुला, जजीरा नुमा। जजीरे को कहते हैं पेन, आइलैंड जजीरा होता है। आइलैंड नहीं बल्कि ये क्या है, जजीरा नहीं है बल्कि जजीरा नुमा है। जजीरे के तीनों साइडों पे पानी होता है। जजीरा नुमा के, जजीरा के चारों साइडों पे पानी होता है, जबकि जजीरा नुमा जो होगा उसके तीन साइडों पे पानी होगा। ठीक है, जजीरा नुमा होगा, जजीरा नहीं होगा। मैप हम बनाते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो जजीरा नुमा अरब जो है हमारे पास, इसका जो मैप है हमारे पास, किस तरह से बनाए बेटा? कुछ इस तरह से बनाए। कुछ इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास, जजीरा नुमा अरब की। तीन साइडों पे पानी होना चाहिए। एक साइड ये है, इधर पानी है। एक साइड ये है, इधर भी पानी है। और तीसरी साइड ये है, इधर भी पानी है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? जजीरा नुमा अरब। मैं एक मिनट चेक कर लूं, क्या आपको मैप पूरा नजर आ रहा है? हाँ, मैप पूरा नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास जजीरा नुमा अरब, अरेबियन पेनिनसुला। इस साइड पे यहाँ पे लैंड है, खुशकी है। ये जो पानी का बॉडी है ये वाला, ये है हमारे पास रेड सी।
ये क्या है हमारे पास, रेड सी है, जो कि हमने पिछला जो लेक्चर हमारा था अफ्रीका वाला, उसमें इसके बारे में हमने पढ़ा था। रेड सी के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमने सनाई बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने यहाँ सनाई, कोयतूर सनाई बनाया था हमने, सनाई पेनिनसुला। और यहाँ पे हमने अफ्रीका बनाया था। ये हार्न ऑफ अफ्रीका था, याद आ रहा है? पिछले लेक्चर के साथ जोड़ के देखें। और ये जो सारा हिस्सा था, ये वाला, ये इजिप्ट का था। ये मिस्र बनाया था, मिस्र के नीचे हमने यहाँ सूडान बनाया था। तो रेड सी था दरमियान में, जो एशिया को सेपरेट कर रहा था अफ्रीका से। और ये जो सनाई का हिस्सा था, इसे हमने एशिया में काउंट किया था मिस्र का। या हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, मेडिटेरियन सी हमने यहां बनाया था। मेडिटेरियन सी हमने बनाया था, सुइज कैनाल हमने यही बनाई थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो सुइज कैनाल हमने यहां से बनाई थी, जो मिला रही थी किसे, रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। पिछले लेक्चर के साथ इसे मैं जोड़ रहा हूं। यह हमने कौन सी स्ट्रेट बनाई थी, बाब अल मंदब, अल मंदब स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के दरमियान। इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे ये जो सारे का सारा एरिया है, ये ईरान का मुल्क है। मुल्क ईरान है, जिसे हम फारस कहते थे। ईरान के साथ ये पाकिस्तान है। हमारा हमसाया मुल्कों में ईरान के साथ ईरान भी आता है ना, जो पाकिस्तान को टच करता है। जी देखिए, कुछ मैप समझ आया, कुछ मैप की डायरेक्शन समझ आई आपको कि नहीं आई? जी बताएं। मैप बना लिया आप लोगों ने? जी बेटा, मैप बन गया है। ईस्ट वेस्ट बेटा इसका नहीं करते। ईस्ट वेस्ट अगर करें तो ईस्ट ये बनता है, वेस्ट ये बनता है, नॉर्थ ये साइड बनती है, साउथ ये बनती है। थोड़ी सी इसकी टेढ़ी डायरेक्शन बनती है अगर हम इसे उस तरह से बनाएं। ये मैंने कोशिश की है जिस तरह से एक्चुअली एशिया के अंदर इसकी पोजीशन है, एशिया में, उसी हिसाब से बनाया है मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तो ये जो पानी की बॉडी है ईरान के दरमियान में और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान में, इसका क्या नाम है, इस पानी की बॉडी का? तो इसका नाम है हमारे पास पर्शियन गल्फ। पर्शिया, ईरान को क्या कहते हैं हम, पर्शिया। तो ये बन रही है हमारे पास यह गल्फ, जिसका नाम क्या है, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कहेंगे इसे हम। गल्फ और पेनिनसुला एक दूसरे के उलट होते हैं। पेनिनसुला के तीन साइडों पे पानी होता है, एक साइड पे लैंड होगी, कुछ की होगी, जबकि गल्फ के तीन साइडों पे लैंड होती है। इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, एक साइड पे पानी होता है बस। तो पर्शियन गल्फ हमारे पास है किसके दरमियान में, ईरान के दरमियान में और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान। यहाँ पे हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला में अब कुछ कंट्रीज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा कुछ मुल्क बनते हैं, ये इस तरह से। ये हमारे पास यमन है, ये हमारे पास ओमान है। यमन और ओमान इकट्ठे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जी हमारे पास, यहाँ पे कुछ मुल्क हैं, कि यमन ओमान बन गया। इसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेटा एक मुल्क है
जिसका नाम है हमारे पास यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट। यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट। एक साइड पे ओमान लगता है, दूसरे साइड पे सऊदी अरब लगता है, तीसरी तरफ यहाँ सारा समंदर है, पर्शियन गल्फ है। ये जो इतना बड़ा मुल्क है ये सऊदी अरेबिया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। के ऐसे लिख रहा हूं इसे मैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये मक्का है, ये क्या है जी, मक्का है। और यहाँ पे हमारे पास मदीना है, मक्का और मदीना। इस्लामिक स्टडीज में इसे हम डिटेल में देखेंगे। यमन, ओमान, यहीं पे हमारे पास एक छोटा सा मुल्क है जो सऊदी अरब के साथ लगता हुआ है, जो सऊदी अरब के साथ जुड़ा हुआ है एक साइड से। इसका नाम है हमारे पास कतर। क्या नाम है उसका? कतर। कतर सऊदी अरब के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा मुल्क है समंदर में, पर्शियन गल्फ में, जिसका नाम क्या है? कतर है। उसके बाद एक छोटा सा मुल्क हमारे पास यहाँ भी है, इसमें पर्शियन गल्फ के अंदर है, जिसका नाम है हमारे पास बहरीन या बहरैन। छोटा सा इस तरह जजीरे पे मुश्तमिल है बहरैन। बहरैन जिसे हम कहते हैं, बहरीन जिसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक मुल्क है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास एक मुल्क है और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास कुवैत। कुवैत, क्या नाम है बेटा? कुवैत है। ये बना है अरेबियन पेनिनसुला में। 8-9 मुल्क बनते हैं टोटल अगर काउंट करें तो। बना ले जरा ये, यमन, ओमान, यूएई, जो इसकी ये थूथनी सी बनी हुई है, यहाँ पे कौन सा मुल्क है? यूएई है। और साथ ही मैंने कतर बनाया। बहरीन यहाँ पे जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है, जजीरे पे, आइलैंड पे मुश्तमिल मुल्क है। किसमें? पर्शियन गल्फ में। पढ़ेंगे इनके बारे में वन बाय वन। उसके बाद हमारे पास ये कुवैत है, और कुवैत के ऊपर हमारे पास 2 मुल्क हैं, जिसमें से ये जो कंट्री है इसका नाम है जी हमारे पास इराक, और इसके साथ ये जो मुल्क है हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास जॉर्डन, जिसे हम उर्दन कहेंगे। जॉर्डन जिसे हम उर्दन कहेंगे, उर्दन। तो ये कंट्रीज हैं, इन्हें मिडल ईस्ट कंट्रीज भी कहते हैं। मिडल ईस्ट की टर्म भी इनके लिए इस्तेमाल की गई है। डिस्कस करेंगे हम इन्हें वन बाय वन। पहले मुझे ये बता दें, क्या आपने ये मैप बना लिया? क्या ये मैप आपने बना लिया? समझ आ गई आपको मैप की क्या नहीं आई है? जी बेटा, बस मुझे पहले इतना सा बता दें, फिर मैं आगे चलूंगा। ईरान के बाद ये पाकिस्तान बना, ईरान के बाद पाकिस्तान। ये नहीं पढ़ना हमने, ईरान और पाकिस्तान नहीं पढ़ना। सिर्फ मैं दिखा रहा हूं आपको इन मुल्कों के साथ ईरान और पाकिस्तान का ताल्लुक या डायरेक्शन क्या है। हमने पढ़ना ये है, आज ये वाला पोर्शन पढ़ना है बस। ये मैंने साथ में बनाया है, ये वाला इसलिए बनाया है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। आपका पिछले लेक्चर के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए मैंने ये सारा साइड वाली चीजें भी बनाई हैं। तो यहां हमने बाब अल मंदब बनाई थी, अल मंदब स्ट्रेट आपको याद आ रहा होगा। यहां हमने जबूती बनाया था, यहां हमने
जबूती बनाया था ये यमन था। ये वाली जो बनती है जगह, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ अदन। ADEN, अदन। क्यों? क्योंकि यहाँ अदन क्या है, इनका सिटी है यमन का। अदन क्या है? बेसिकली यमन का सिटी है, पोर्ट सिटी है। तो यहाँ जो गल्फ बनी उसे क्या कहा हमने? गल्फ ऑफ अदन। तो हमने यहाँ पढ़ा था बाब अल मंदब के बारे में। अल मंदब स्ट्रेट जो बनाई थी वो मिलाती है रेड सी को गल्फ ऑफ अदन के साथ, और जुदा करती है यमन को जबूती से। यमन को जबूती से, अरेबियन पेनिनसुला को हार्न ऑफ अफ्रीका से, अरेबियन पेनिनसुला को अफ्रीका से। इस तरह से वो आपको सवाल दे सकता है। इसी को हमने गेट ऑफ टेयर भी कहा था। बाब अल मंदब को, अल मंदब स्ट्रेट को हमने गेट ऑफ टेयर्स भी कहा था। फिर यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है, ये पानी की तन पट्टी बनेगी। ये ओमान है, तो यहाँ पे गल्फ बनती है जो उसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को मिला रही है जो स्ट्रेट, यहाँ पे उसका नाम है हरमस स्ट्रेट। हरमस, HERMUZ, हरमुस स्ट्रेट कह लें या हरमस स्ट्रेट कह लें। ये इंपॉर्टेंट है, हरमस स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हरमस। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो 40% तेल की सप्लाई है वो यहीं से गुजरती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हरमस। दुनिया की जो तेल की सप्लाई है उसका 30 से 40% इसी स्ट्रेट से गुजरता है। सऊदी अरब का सारा तेल यहीं से आएगा, कतर का सारा तेल इसी स्ट्रेट से आएगा, UAE का सारा तेल यहीं से आएगा, ईरान का सारा तेल इधर से जाएगा, कुवैत का, इराक का, बहरीन का, ये बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया में तेल के। तो इनका सारों का तेल यहां से इस स्ट्रेट से गुजरता है। तो इसीलिए ये खबरों में बनी रहती है हर वक्त स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हरमस के बारे में। जब भी ईरान या इसराइल हमला करता है, जब भी अमेरिका या इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान सबसे पहली धमकी ये लगाता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हरमस को चोक कर दूंगा, इसे बंद कर दूंगा, यहां से दुनिया को तेल नहीं सप्लाई होने दूंगा। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ, तेल की सप्लाई यहां से बंद हुई, तो पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही जो आएगी महंगाई की शक्ल में, या तेल की जो शॉर्टेज होगी, उससे दुनिया का निजाम चलना जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान को शॉर्टेज का सामना होगा। हमारे पास तो तेल सेव करने के, स्टोर करने के ना इतने हमारे पास पैसे हैं कि एडवांस में हम लेके रखें, ना हमारे पास ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी है कि हम तेल कुछ महीनों के लिए भी कम से कम सेव कर सकें। 10-15 दिन का मुश्किल से हमारे पास तेल सेव होता है। सबसे बड़ी शॉर्टेज हमें होगी। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर तेल की शॉर्टेज हो जाएगी। इवन यहीं से यूरोप को तेल भी यहीं से जा रहा है। पाइपलाइन यहां से बनाई हुई है, यहां से ऐसे जा रही है, इस रास्ते से सीधा यूरोप तक जा रही है। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये खड़े हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में याद रखिएगा, ये जोड़ती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ, या अरेबियन सी है पाकिस्तान के साथ। ये सारा इंडियन ओशन है, या अरेबियन सी भी वो कह सकता है आपको। और जुदा करती है, इधर ईरान है, इधर UAE और ओमान है, दो मुल्क है। वो कभी कभी कहता है किसे किसे सेपरेट कर रही है, तो ओमान को सेपरेट कर रही है ईरान से, UAE को सेपरेट कर रही है ईरान से। दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, जिनमें से एक का नाम है हमारे पास अबू मूसा आइलैंड। अबू
मूसा आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड है किस किस के दरमियान में, सवाल ये बना है। तो ये ईरान के दरमियान में डिस्प्यूटेड है और यूएई के दरमियान में डिस्प्यूटेड है, या दरमियान में है, ईरान कहता है मेरे हैं और यूएई कहता है मेरे हैं। तो इस तरह से जो है ना जी, यहाँ पे हमारे पास अबू मूसा आइलैंड की कहानी भी खत्म हुई। तो अब आपको कम से कम इसका जो बेसिक मैप है वो समझ आ गया होगा। अब मैं अपने टॉपिक को लेके शुरू करता हूँ जो आज हमने पढ़ना है, ठीक है। इसे मैं रेज करता हूं। तो टॉपिक हमारा अरेबियन पेनिनसुला है। कंट्री मैंने इसमें बना दिए हैं, कौन कौन से हमने देखने हैं। तो ये जो पेनिनसुला है हमारे पास, अरेबियन पेनिनसुला, ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। पेनिनसुला जमीन की ऐसी शेप जिसके 3 साइडों पे पानी हो, उसे हम पेनिनसुला कहेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुला सवाल बनेगा तो वो कौन सा है जी? हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है। कितना बड़ा है, एरिया इसका पूछ लेता है। तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है क्या है जी, इसका एरिया है। और इस अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया है। देखें जरा मैप, सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया, सबसे छोटा मुल्क बहरीन। अरेबियन पेनिनसुला की बात, इस पेनिनसुला में या इसके आसपास ये जो मुल्क है, इनमें सबसे छोटा मुल्क बहरीन, सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया। यहीं पे हमारे पास अरेबियन डेजर्ट मौजूद है, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है। सबसे बड़ा डेजर्ट तो हमने सहारा डेजर्ट पढ़ा था उधर, दूसरा बड़ा डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट वो कहते हैं। वो सारा सऊदी अरब में, यमन, ओमान, सारे इधर फैला। तीसरे नंबर पे फिर वो ईरान वाला है, दश्त-ए-रूद। तो अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, दुनिया का दूसरा बड़ा पेनिनसुला दक्कन पेनिनसुला है इंडिया में। दक्कन पेनिनसुला, हैदराबाद दक्कन से याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें करवा दी हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका अपना कोई दरिया, इनमें से मैक्सिमम मुल्कों के पास अपना कोई दरिया नहीं। ये पूछ लेता है कि यहाँ हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसका अपना दरिया कोई नहीं है, वो सऊदी अरेबिया है, इसका अपना कोई दरिया नहीं। आसपास पानी तो है लेकिन वो नमकीन पानी है, साल्टी वाटर है हमारे पास। ठीक है, शुरू करता हूँ बेटा कंट्रीज को डिस्कस करना 1 बाय 1। यमन से शुरू करता हूँ मैं। ये यमन है, इसकी हेडिंग दे ली। यमन की हेडिंग दे लें बेटा, ये हमारे पास यमन है। यमन के हवाले से जो आपका पहला सवाल बन सकता है कि ये कब आजाद हुआ, ये सवाल लिखे तो ये 1967 के अंदर यूके से आजाद हुआ। ये सारे मुल्क जो थे कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सारे मुल्क वहां से निकल के बरतानिया के अंदर चले गए। अब ये बरतानिया से आजादी ले रही हैं एक एक करके। तो 1967 में ये यूके से आजाद हुआ। 1967 में यहाँ पे कुछ कबाइल आबाद हैं। ये वाली जो साइड है ना, जहाँ पे मैं रेड कलर से, यहाँ पे कुछ कबाइल आबाद हैं जो मशहूर है किसके नाम से? हूतीज के नाम से। हूतीज के नाम से, जिन्हें हम इंग्लिश उर्दू में हौसी बागी लिखेंगे। आजकल इन्हें हौसी बागी कह दिया गया है, हौसी बागी, इन्हें हूतीज भी कहेंगे। ये बेसिकली कबाइल हैं, हौसी कबाइल। ये हौसी कबाइल जो हैं, अगर इन्हें हम मजहबी हवाले से या सेक्ट के हवाले से देखें तो ये शिया कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं, जबकि इधर ये जो सऊदी अरब है सुन्नी कम्युनिटी है, जबकि यहाँ जो बाकी कम्युनिटी है सुन्नी कम्युनिटी वो इस साइड पे है, अदन वाली साइड पे, दूसरी साइड पे।
तो यहाँ पे जो हुकूमत थी वो सुन्नी कम्युनिटी कह लें आप, या सुन्नी कम्युनिटी ना कहें बल्कि ये कहें कि सुन्नी मतलब सऊदी अरबिया की बैक्ड। सऊदी अरब भी चाहता है ना कि आसपास के मुल्कों में मेरी मर्जी की हुकूमत रहे, मेरे मुताबिक मामला चले, यहाँ का चौधरी मैं बना रहा हूं। तो उसने यहाँ कोशिश की हुई आसपास के मुल्कों में अपनी फेवर के लोग जो है ना गवर्नमेंट में रखे हुए हैं। तो यहां भी यमन के अंदर अली अब्दुल्ला सालेह, अली अब्दुल्ला सालेह, ये था जी इनका प्राइम मिनिस्टर यमन का। तो इसके खिलाफ हूतियों ने बगावत की कब? 2011 में, अरब स्प्रिंग के दौरान। अरब स्प्रिंग जब आया तुनिजिया के अंदर, तो वहां से जो वेव शुरू हुई वो यहां भी पहुंची। अली अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट के खिलाफ अरब स्प्रिंग की जो वेव थी 2011 में पहुंची। तो यमन क्राइसिस का सवाल आएगा, यमन क्राइसिस कौन से साल में शुरू हुआ? तो 2011 में शुरू हो गया था। अली अब्दुल्ला सालेह ने रेजिस्ट किया कुछ दिनों तक, लेकिन 2012 में उसे घर जाना पड़ा। उसे घर जाना पड़ा। उसकी जगह पे आया कौन जी? मंसूर हादी की गवर्नमेंट आई। लिखना चाहे तो लिख ले वरना छोड़ दे। मंसूर हादी का नाम लिखना चाहे तो लिख ले वरना छोड़ दीजिएगा। अली अब्दुल्ला सालेह घर चला गया। सऊदी अरब बैक्ड था, ये सऊदी अरब इसे सपोर्ट कर रहा था, सऊदी अरब उसे कोशिश कर रहा था बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाया। कौन बगावत कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं हूतीस, हौसी बागी, जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्हें यहां से ईरान सपोर्ट करेगा। ईरान बैक्ड, आपको सऊदी अरब का और ईरान का एक है, एक क्लैश चलता आ रहा है बड़े अरसे से। असल में वो तेल का या इस इलाके की चौधरी बनने का वो क्लैश है, लेकिन उसे फिर मजहब का रंग दे दिया गया, क्योंकि अवाम को बेवकूफ भी तो बनाना होता है ना। मजहब के नाम पे जल्दी लोग बेवकूफ बन जाते हैं। असल में क्या सुपरमेसी की जंग है यहाँ ईरान की और सऊदी अरब की। तेल के रिजर्व के हवाले से इनके इश्यूज हैं। यहाँ जो सऊदी अरब है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। ईरान अमेरिका के मुखालिफ है। यहाँ पे जब चौधरी बनना है तो जो बड़ा चौधरी होता है वो किसी एक पार्टी के किसी एक बंदे के ऊपर हाथ रखता है ना, तो बाकियों को तो फिर वो खुद देखता है कि यहाँ क्या करना है। तो इस तरह से या असल में इशूज इनके ये हैं, लेकिन बाद में उसे आपको पता है फिर रंग दे दिया गया, तो अब दे दिया गया। खैर जी, अब ईरान ने भी सरवाइव करना है, साफ जाहिर है उसने भी तो अपनी सवाल की जंग लड़नी है। जब एक मुल्क को, एक इंसान को, एक शख्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंट्री को जब आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो वो भी तो सरवाइव करेगा। सरवाइव करने के लिए हाथ पांव मारेगा। तो ईरान ने फिर क्या बनाई है, यहाँ अपनी मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉक्सीज जो है ना खड़ी की है, अमेरिका के खिलाफ भी, इसराइल के खिलाफ भी, और इन लोगों का साथ, अमेरिका और इसराइल का साथ देने वाले जो कंट्रीज थे उनके खिलाफ भी। उनमें से एक प्रॉक्सी जो है वो ये हूतीस की है। हूतीस जो थे इन्होंने बगावत की, मैं आपको बता रहा था 2011 में शुरू हुई। यहाँ पे क्राइसिस पैदा होना, उससे पहले मामला ठीक थे। 12 में अली अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट चली गई, मंसूर हादी आ गया। हादी से भी गवर्नमेंट नहीं संभली। अच्छा, हादी भी वही सऊदी अरब की आप कह लेंगे सपोर्ट से ही आया था। एक को लेके वो दूसरे को ले, एक को हटा के वो दूसरे को ले आए थे। खैर मामला खराब होते गए 2014 में, साल लिखें 2014 का, 2014 में हूतीस ये इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने यमन का जो कैपिटल है ना सना, उस पर भी कब्जा कर लिया। 2014 में इन्होंने यमन का जो कैपिटल है वो है सना, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। सना के ऊपर कब्जे का पूछ सकते हैं आपसे कब किया हूतियों ने? 2014 में। इधर से नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? हाँ, नजर आना चाहिए। अब हो गया कब्जा। अब जो है ना जी, सऊदी अरब को कुछ करना था हूतीस को दबाने के लिए। सऊदी अरबिया ने
अलायंस बनाया इन मुल्कों को मिला के अपने साथ, ओमान को, यूएई को, कतर को, इन बहरीन को, कुवैत, इन सारे मुल्कों को मिलाया अपने साथ, और अमेरिका को भी मिलाया। बेसिकली तो अमेरिका चाह रहा था कि या खाना जंगी हो, मामला खराब हो। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलके 9-10 मुल्कों का अलायंस था, इन्होंने मिलकर अटैक कर दिया हूतीस के ऊपर। ये भी सवाल बना है कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ अलायंस बना के कब हमला किया यमन पे या हूतीस पे, तो 2015 का साल याद रखिएगा। लेकिन हूतीस रेजिस्ट करते रहे, अमेरिका फिर बाद में निकल गया इस जंग से। ट्रंप के दौर में 18-19 में सऊदी अरेबिया यहां लड़ता रहा, और ये आज भी यहां मजबूत होके बैठे हैं हूतीस। यहां से मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी सऊदी अरब के ऊपर, कभी यूएई के ऊपर, हर रोज कोई ना कोई मिसाइल छोड़ देते हैं। तो अभी पिछले दिनों चाइना दरमियान में आया, उसने सऊदी अरब को समझाया, ईरान को समझाया, सऊदी अरब और ईरान आपस में बैठे, तो फिर उनके जो कारिंदे थे वो भी जरा सुकून में आए। तो फिर इन्होंने भी क्या किया, हूतीस के और सऊदी अरब की आपस में इनकी बैठक हुई, इन्होंने उनके कैदी छोड़े, उन्होंने इनके कैदी छोड़े। तो अब कुछ दिनों से सऊदी अरब और हूतीस के दरमियान में मामलात ठीक ही हैं, बेहतर हैं, कोई ऐसा सच बड़ा मतलब धमाका नहीं हुआ है। अब हूतीस यहां से जो जहाज गुजर रहे थे उनके ऊपर मिसाइल छोड़ रहे हैं। यहां से किसके जहाज गुजर रहे हैं? बरतानिया के, अमेरिका के, इजराइल के। अब हूतीस यहां से, क्योंकि ईरान के साथ रिसेंटली आपको पता इशू चल रहा है, सऊदी अरब उसका इजराइल का, तो उनकी जो प्रॉक्सीज है जहां जहां, वो भी अपना अपना रोल प्ले कर रही है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है यमन की, यमन तबाह हो गया मुकम्मल तौर पर, और पूरे प्लान के साथ तबाह किया गया है। और यमन की तबाही में ईरान का और सऊदी अरब का दोनों का हाथ है। दुश्मनों को तो है ही है ना, दुश्मन कौन है? अमेरिका और इजराइल का तो इसमें हाथ है, लेकिन यमन की तबाही में इन दोनों मुल्कों का ही बड़ा हाथ है, जिससे अमेरिका और इजराइल को फायदा हुआ है, इन दोनों को ऐसा सच फायदा नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल को क्या फायदा हुआ? देखें, अगर हम समझे ग्रेट गेम को अगर समझें तो आपको समझ आएगी कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो 100 साल पहले की प्लानिंग करके बैठे होते हैं। जो सप्लाई लाइन है यूरोप की, फूड की या फिर एनर्जी की या फिर आप कह लें कि टेक्नोलॉजी की, वो ये रास्ता है। ये जो मेरे पास इंटरनेट चल रहा है इस वक्त, इसकी टोटल पीछे से बैकअप कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। किस रास्ते से आ रहा है? इस रास्ते से समंदर के अंदर लाइनें बिछी हुई हैं, यहां से सुएज कैनाल में से, फिर स्ट्रेट ऑफ अलमंदब से फिर ऐसे आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जी शार्क ने हमारी तारें काट दी, हमारे पास इंटरनेट खराब है। जो कम्युनिकेशन है इंटरनेट का हमारा, सारा इन तारों के जरिए होता है, बाहर की दुनिया के साथ हमारा आपस में। अगर ये पीछे से डिस्टर्ब हो जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे पास जीरो। फिर मैंने आपको बताया यूरोप को तेल की सारी सप्लाई इसी रास्ते से हो रही है, यूरोप को फूड की सारी सप्लाई यहीं से हो रही है, एशिया से जा रहा है सारा उनका, गंदम से लेके बाकी हर चीज तक। तो ये उनके लाइफ लाइन है यूरोप की और अमेरिका की। और यहां कभी भी वो नहीं चाहते कि मुसलमान मुल्क की कोई मजबूत हो और वो इस काबिल हो या इस रास्ते को बंद करने के बारे में, चोक करने के बारे में सोचे। जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में किया था, यह रोक दिया था। उसके बाद से उन्होंने इन मुल्कों को बर्बाद कर दिया। इजिप्ट इस वक्त बर्बाद हो चुका है, सऊदी अरब उनके खुद की गोद में बैठा हुआ है, यमन उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आपको जिबूती और ये सोमालिया, ये वैसे गरीब मुल्क हैं, किसी काम के नहीं इन्हें छोड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहां उन्होंने इजराइल बिठाया हुआ है, सुएज कैनाल के ऊपर अपना चौधरी। जॉर्डन उन्हीं की गोद में जा चुका है अभी। तो आसपास या जो मुल्क हैं वो या तो उन्हें कमजोर देखना चाहते हैं, इजराइल और अमेरिका और यूरोप वाले, या फिर अपनी गोद में देखना चाहते हैं। तो ये उनका मिशन है। क्यों? कोई भी मुल्क यहां मजबूत हो जाएगा मुसलमान, तो वो किसी वक्त भी इसे बंद करने के बारे में
या यहाँ से जो है ना जी पैसे चार्ज करने के बारे में सोच सकता है। असल में ग्रेट गेम ये चल रही है और हम लड़े हैं हाथ बांधने और हाथ छोड़ने पे, वो तुम्हारे हाथ काट रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये मामलात है। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो ये सारे सवाल हैं जो पूछे गए हैं। यमन का कैपिटल आपसे पूछा जाएगा, सना है। करेंसी में आपको करवाता हूं, करेंसी में करवाता हूं आपको। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया यमन के हवाले से। उसके बाद ओमान है, इनकी करेंसी कर लें। चलें पहले करेंसी करवा देता हूं। यमन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, इनकी करेंसी सेम है और वो क्या है, रियाल है। इन चारों मुल्कों की करेंसी क्या है, सेम है और वो क्या है, रियाल है। यमनी रियाल, ओमानी रियाल, कतरी रियाल और सऊदी रियाल, कीमतें वैल्यूज कम ज्यादा हैं सारों की अपनी अपनी, लेकिन नाम जो है वो रियाल है। फिर बहरीन को देखें, बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, इराकी दिनार, उर्दनी दिनार, इनकी करेंसी क्या है, हमारे पास दिनार है। हो गई याद। तो आ गया यूएई। यूएई से तो आपके रिश्तेदार जो गए हुए हैं वो क्या बेचते हैं, दिरहम बेचते हैं। तो यूएई की करेंसी क्या, हमारे पास दिरहम है। यूएई की करेंसी क्या, हमारे पास दिरहम है, दिरहम। तो ये इन कंट्रीज की करेंसी है। करेंसी भी हमेशा इसी तरह से मैप में ही तैयार होती है। याद रहे कि ये नीचे वाले जो चार है इनकी रियाल, ऊपर वाले चार की दिनार, यूएई बचा उसकी हमारे पास दिरहम करेंसी है। ठीक हो गया बेटा। यमन के हवाले से इतना सवाल काफी है। हूतीस यहाँ बैठे हुए हैं, यमन क्राइसिस के बारे में सवाल बनते हैं। 11 में शुरू हुआ, अरब स्प्रिंग का ही ये हिस्सा था। 12 में गवर्नमेंट गिरी अली अब्दुल्ला साले की। 14 में इन्होंने सना पे कब्जा किया। 15 में सऊदी अरब ने इनके ऊपर हमला किया। अब आहिस्ता आहिस्ता जंग खत्म हो गई है और जो है ना जी ठीक हो गई। तो ये यमन के बारे में था। आगे चलती है, ओमान को जरा देख लेते हैं। इसे मैं रेस करता हूं। सना और सबा, सबा इनकी न्यूज एजेंसी है यमन की, सना इनका कैपिटल है। सना और सबा याद कर लें, दो सिस्टर हैं, एक सना है और एक सबा है। सना, सन, स्वाद, नून, एन अलिफा, सना, इस तरह से लिखा जाएगा उर्दू में। और सबा इनकी न्यूज एजेंसी है। ओमान को देख लेते हैं जरा। ओमान का कैपिटल पूछा जाएगा बेटा आपसे, मस्कत। मस्कत क्या है, ओमान का कैपिटल है। ओमान भी जो है ना 1951 में आजाद हुआ यूके से। साल लिखे 1951। ये भी यूके से आजाद हुआ। 1951 के अंदर ये यूके से आजाद हुआ, बरतानिया से। यहां एक सुल्तान आया जिसका नाम है सुल्तान कुबूस। सुल्तान कुबूस के बारे में सवाल आएगा 1970 से लेके और ये रहा है जी 1920 तक। सुल्तान कबूस का जो टेन्योर है ना जी, सुल्तान कबूस साहब का टेन्योर है 1992 है। 1972 में ये आया था और ये 2020 तक रहा। 2020 तक रहा। ये 1920 लिख गया हूँ मैं गलती से। 2020 तक रहा बेटा। ये तकरीबन कोई 28-30 साल बनते हैं इसके। 28 क्यों, 48 से 50 साल बनते हैं। 28 साल तो ये हो गया, 20 साल ये, 48 साल ये ओमान का हुक्मरान रहा, सुल्तान रहा। इसने ओमान को खड़ा किया है। तो ये सवाल बनता है सुल्तान कबूस के हवाले से, इसका ताल्लुक कहां से था, ओमान से था। और सुल्तान कबूस ग्रैंड मास्क भी ओमान के अंदर इसी के नाम पे है। सवाल ये भी बना हुआ था कि सुल्तान कबूस ग्रैंड मास्क कौन से मुल्क में है, तो ये भी ओमान के अंदर है। हमारा अगर ताल्लुक देखें ये पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान और ओमान का ताल्लुक बनता है गवादर से। जो गवादर है ये कभी हिस्सा था किसका, ओमान का। गवादर जो है ना बेटा ये 1958 में हमने ली थी ओमान से। 174 सालों तक ये ओमान के पास रही। अंग्रेजों ने इसे बेच दिया था। 174 सालों तक ये ओमान के पास रही
और 1958 में मलिक फिरोज खान नून प्राइम मिनिस्टर का भी पूछा जाता है। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसे खरीदने में अपना रोल प्ले किया था? तो मलिक फिरोज खान नून साहब थे जी जिन्होंने इसे खरीदा था 1958 में। कितने का खरीदा था, इसके बारे में दो सोर्स मुझे मिली हैं। एक में 30 लाख अमेरिकन डॉलर और दूसरे सोर्स में 40 लाख पाउंड, पाउंड के अंदर। तो खैर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितने पैसों में खरीदी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अंडर द टेबल था। तो ये ऑफिशियली ओमान ने कहा था कि ये हम पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहे हैं, ऑफिशियली ये कहा गया था, लेकिन कहा जाता है कि अंडर द टेबल हमने पैसे दिए थे, क्योंकि अमेरिका बरतानिया आ गया था इसे लेने के लिए। गवादर यहाँ मौजूद है। बरतानिया कहता था मुझे दे दे, इंडिया हमसे 100 गुना ज्यादा में पैसे देने के लिए तैयार था, कहता हमें दे दे, ताकि वो बलूचिस्तान के मामला और खराब कर सके। इंडिया खरीदार बन गया था इसका, बरतानिया बन गया था खरीदार, हांगकांग की तर्ज पे वो लेना चाहता था इसे। लेकिन ओमान के साथ हमारे उस वक्त अच्छे ताल्लुकात थे। नवाब अकबर खान बुगटी साहब जो थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया था इसे लेने में, और खान अफकलात जो थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। कहा यह जाता है कि इसके जो पैसे थे अंडर द टेबल वो खान अफकलात ने ही दिए थे। हमारे हालात अच्छे नहीं थे उस वक्त में। तो इस तरह से गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना था। तो आज भी ओमान के अंदर गवादर के लोगों को बड़ा सपोर्ट किया जाता है, बड़ा उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है कि ये हम में से हैं, ये भी क्या है, हम में से हैं। उन्हें वीजे में बड़ी आसानी है गवादर के लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं, यूएई को देख लेते हैं। इसे मैं अरेज करता हूं, इसे मैं अरेज करता हूं, यूएई को देख लेते हैं। जी यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट। यूएई हमारे पास किस चीज की एब्रिविएशन है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ये 7 बेसिकली स्टेट्स हैं, इमिरेट्स हैं, उन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाई है, एक फेडरेशन बनाई है, जिसे हम क्या कहेंगे, यूएई कहेंगे। यूएई भी 1971 में आजाद हुआ बरतानिया से, 1971 में, 1971 में ये आजाद हुआ यूके से, बरतानिया से। तो 7 जो रियासतें हैं, 7 जो स्टेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में कमीशन क्या क्या पूछ सकता है वो जरा देखें। तो जो 7 स्टेट्स हैं उन्हें हमने याद किया एक वर्ड से, और वो है जी हमारे पास फुरसाद, FURSAAD। 7 हमारे पास इमिरेट्स हैं, 7 रियासतें हैं। ये डी नजर आ रहा है नीचे से, फुरसाद का नजर आना चाहिए। तो 7 बेटा हमारे पास क्या है, इमिरेट्स हैं, 7 स्टेट्स से, उन्हें याद रखेंगे हम फुरसाद, FURSAAD, फुरसाद। एफ से बनेगा आपका फुजैरा, फुजैरा एक इनकी रियासत है, फुजैरा। यू से बनेगा उल क्वैन, उल क्वैन। आर से बनेगा रैस अल खैमा, RAIS, रैस या रास अल खैमा, रैस अल खैमा, रैस अल खैमा। एस से बनेगा हमारे पास शारजा, शारजा तो आपने सुना होगा। चल, ए से बनेगा अबू धाबी, ये तो आपने सुना होगा।
जिसे हम अबू जबी कहते हैं, अबू धाबी। और दूसरे ए से बनेगा अजमान, और डी से बनेगा दुबई। डी से क्या बनेगा बेटा? दुबई बनेगा। तो ये 7 इमिरेट्स हैं जो मिलके बनाती हैं यूएई। फुरसाद याद रखेंगे, FURSAAD, फुजैरा, उम्मुल क्वैन, रैस उल खैमा, शारजा, अबू धाबी, अजमान और दुबई। ये 7 हमारे पास बनेगी इमिरेट्स जिन्होंने मिलके यूएई बनाया। इन सारों का जो हेडक्वार्टर है या यूएई का जो कैपिटल है वो क्या? अबू धाबी है। अबू धाबी क्या है? इनका कैपिटल है, हेडक्वार्टर है इन सारे इमिरेट्स का। तो ये याद रहेंगे अगर आपसे पूछा जाए इनमें जो डेवलप्ड हैं इनके एरियाज, वो जो है ना जी, अबू धाबी है, शारजा है और दुबई है। ये तो आपने तीनों नाम सुने हुए, शारजा का भी सुना है आपने, अबू धाबी का भी और दुबई का भी। बाकी जो इलाके हैं वो अभी डेवलप नहीं किए हैं, डेजर्ट है, बुरा हाल है वहां पे सहरा है, रेत होता है बस। ये जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो अनपढ़ जाहिल तबका जाएगा उधर, तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? इधर ही भेजा जाएगा। आज हम फुजारा में डाल देंगे उठा के, उम्मुल क्वैन में डाल देंगे, रैसुल खैमा में डाल देंगे, अजमान में डाल देंगे। जाओ जाके चराओ बकरियां, जाओ ऊंट चराओ, जाके खजूरें जो है ना पालो। तो इसलिए जो है ना जी, कोशिश करें जब भी जाए यूएई में या किसी और मुल्क में, कोई हुनर सीख के जाए। अगर ऐसे मजदूर के वीजे पे जाएंगे जो लोग, आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ, जनरल जो लोग जा रहे होते हैं, अनपढ़ लोग जो जा रहे होते हैं, फिर वो मजदूरी करते हैं, इसी तरह से डाल देते हैं उन्हें उठा के वहां। फिर उन्हें बेचारों को तस्वीरें बनाने के लिए भी आना पड़ता है। कहाँ? दुबई में, शारजा में, या फिर अबू धाबी में। फिर आगे कहते हैं कि आई एम एट माई ऑफिस। तो इस तरह से जो है ना जी, ये आपको क्लियर हो गया जी। 7 हमारे पास इमिरेट्स हैं यूएई की। यूएई के बारे में मैंने आपको 1971 में आजाद हुआ, ये यूके से करेंसी मैंने आपको बता दी है। आजकल इसके जो है ना हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने अपने साथ लगाया है। वैसे तो इनके वो अमीर हैं, इसे मैं रेज करता हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्या है जी हमारे पास, उनका नाम है हमारे पास जी MBZ। MBZ का आपने नाम सुना होगा, MBZ और ABZ और MBS। तो MBS अलग हैं। तो MBZ है हमारे पास मोहम्मद बिन जैद। मोहम्मद बिन जैद, ये अब्दुल्ला बिन जैद, ये अब्दुल्ला बिन जैद और ये MBZ मोहम्मद बिन जैद। मोहम्मद बिन जैद जो है वो क्या है जी, यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, करंट 3रे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मेरे ख्याल से ये। और ये यूएई के अमीर भी हैं, सुल्तान भी हैं। इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ताकतवर तरीन इंसान अगर कोई है तो वो MBZ है। ये सवाल बना है, पेपर में आया है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो बंदा है इस रीजन के अंदर वो कौन है जी? MBZ है। MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, ये सऊदी अरब का शहजादा है, ये सऊदी अरब वाला है, ये इससे भी ज्यादा ताकतवर है MBZ, इसकी चलती है इस रीजन के MBZ की। ABZ अब्दुल्ला बिन जैद, ये फॉरेन मिनिस्टर है किसका? यूएई का फॉरेन मिनिस्टर है किसका? यूएई का। ये सवाल बन जाएगा, ABZ अब्दुल्ला बिन जैद फॉरेन मिनिस्टर है किसका? MBZ का। या फिर इसे कह लें यूएई का, ये यूएई का प्राइम मिनिस्टर है, अमीर है इस वक्त, सुल्तान है यूएई का MBZ मोहम्मद बिन जैद। यूएई इस रीजन के अंदर सबसे तेजी से जो है ना तरक्की करने वाला मुल्क है। यहाँ ऐसी इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेस पे इन्होंने अपने पूरे मुल्क को खड़ा कर दिया है। यूएई ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे काम किया है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे होटल बनाए, यहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई, दुनिया को आके आओ, आके इंजॉय करो, रहो आके, यहाँ पूरी दुनिया को इन्वाइट किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया इन्होंने। जब एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में, ये कराची है, कराची में बैठा हुआ है कि इन्वेस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाया हुआ है 40% टैक्स।
कितना? 40% टैक्स। मतलब लाख रुपए कमाएगा, 40,000 गवर्नमेंट पाकिस्तान ले जाएगी। ठीक, यहां से 1 घंटे की फ्लाइट पे यूएई के अंदर अगर वही बिजनेसमैन बिजनेस करे तो यूएई के अंदर क्या है, 1% भी टैक्स नहीं है, 0% टैक्स। उल्टा गवर्नमेंट उसे क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे उन्होंने काम किया है। तो वो बिजनेसमैन पागल है, इधर काम करेगा, 40,000 गवर्नमेंट को देगा 1 लाख में से, वो यहां जाएगा जहां पे वो ज्यादा कमा सके। ज्यादा ना कमाए, कम से कम 40 तो वो बचेगा ना, जो कमा के वो गवर्नमेंट को खिलाएगा। तो इस तरह से रियासतें खड़ी होती हैं, पॉलिसियां बनाती हैं। हमारी तरह नहीं, जिस तरह हमारी तो कोई पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तानियों को यही नहीं क्लियर हो रहा है कि यार पॉलिसी चल क्या रही है पाकिस्तान में। जो भी आता है अपनी पॉलिसी शुरू कर देता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारा काम 0 है। हमने काम ही नहीं किया, सहमत ही नहीं की। एक बंदे ने अगर फैक्ट्री लगवानी है तो 50 बंदों को पहले वो भत्ता देगा, फिर वो मंथली देगा। वो जो होता है, कभी कोई डिपार्टमेंट वाला लेने आ जाएगा, कभी कोई लेने वाला आ जाएगा। आखिर पे अगर नहीं देगा तो उसकी फैक्ट्री पे कब्जा हो जाएगा। क्यों कारोबार करेगा हमारे मुल्क में, वो निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे काम करना चाहिए। इस पे रोज जब फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार भी आएंगे, बाकी मामला भी चलेंगे। तो MPZ के बारे में बात हो रही थी, और इन्होंने अभी पिछले दिनों एक बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग से बात चली थी। पिछले दिनों तो नहीं, मेरे ख्याल से पुरानी हो गई है अब तो। बुर्ज खलीफा, दो 2010 में इन्होंने ओपन कर दिया था इसे, बुर्ज खलीफा को। तो ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसकी स्टोरीज भी पूछी गई है, 161 स्टोरीज है, और 828 मीटर इसकी हाइट है। दुबई के अंदर है ये, 828 मीटर इसकी हाइट है। 161 इसकी स्टोरीज थी पहले, अब मेरे ख्याल से 1-2 बढ़ा दी है शायद इन्होंने, 163 हो गई है। तो 828 मीटर इसकी हाइट है, और ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अभी इनका मिशन गया है मरीख के ऊपर, यूएई का, उसके बारे में सवाल बनता है। और वो है हमारे पास अल अमल 2020 के अंदर इन्होंने मरीख पे भेजा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे होप प्रोब। होप प्रोब मिशन कहा गया इसे, अल अमल मिशन को। 2020 के अंदर जो है ना जी, इन्होंने भेजा है मरीख के ऊपर। अच्छा, यूएई पहला गल्फ कंट्री है जिसने इजराइल को तस्लीम किया है। जिसने इजराइल को तस्लीम किया, 15 सितंबर 2020 की बात है। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सवाल आएगा। अब्राहम अकॉर्ड किस किस के दरमियान में हुआ? ये यूएई के दरमियान में और इजराइल के दरमियान में। कब की बात है ये? भी 2020 की बात है, 15 सितंबर 2020 की बात है। अब्राहम अकॉर्ड ये पहला गल्फ कंट्री है। ये गल्फ कंट्रीज है, पर्शियन गल्फ को जो लग रहे हैं इन्हें गल्फ कंट्रीज कहते हैं। पहला गल्फ कंट्री है जिसने इजराइल को तस्लीम किया है। तो ये चंद एक सवाल आपके यहां से बन सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा बुर्ज खलीफा के हवाले से भी, और जो है ना जी अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से भी आपको क्लियर हो गया। अमल मिशन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो ये था यूएई के हवाले से। थोड़ा सा कतर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसे मैं रेज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास कतर है। कैपिटल करेंसी तो मैंने आपको पहले करवा दी है। ये हमारे पास क्या है बेटा? कतर है, कतर। तो कतर का कैपिटल आपको पता है दोहा है हमारे पास, दोहा। दोहा के हवाले से कुछ सवाल बनते हैं, दोहा अकॉर्ड के हवाले से। दोहा अकॉर्ड या फिर दोहा एग्रीमेंट, ये हुआ था जो 29 फरवरी 2020 को। ये हुआ था तालिबान के दरमियान में वर्सेस यूएस, अमेरिका के दरमियान। तालिबान का जो क्या पूछता है पे, जो उन्होंने जो खोला था हेड ऑफिस अपना, सबसे पहले यूएई ने 2013 में खोला था। ये सवाल भी बना है
कि तालिबान का जो हेड ऑफिस था दोहा में कब ओपन हुआ? 2013 में। ठीक है, तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान में बातचीत करवाई कतर ने और आखिरकार मुआहदा तय हुआ कब? 29 फरवरी 2020 को। ये सवाल बनता है, 29 फरवरी की एग्जैक्ट डेट पूछता है क्योंकि ये लीप ईयर था 29 फरवरी को, तो इसीलिए इसके बारे में सवाल बनता है। 2020 में यह कार्ड हुआ तालिबान की तरफ से। मुल्ला बिरादर थे यूएसए की तरफ से, वो था ज़ल्मे खलीलजाद। ज़ल्मे खलीलजाद था यूएसए की तरफ से। अमेरिका फिर निकल गया था अफगानिस्तान जिस मुआहदे के बाद। कतर के अंदर जो है ना जी, आपको बताया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप हुआ है जी फुटबॉल का। कतर ने होस्ट किया है 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप। इसके हवाले से सवाल बन सकता है आपका। ठीक हो गया जी। तो ये कतर है। कतर आपको बताया कि एक जबरदस्त मुल्क है, अपने आप को खड़ा कर रहा है। हम जो एलएनजी ले रहे हैं वो ये कतर से ले रहे हैं। कतर से हम एलएनजी ले रहे हैं, सीएनजी ले रहे थे पहले, अब हम एलएनजी ले रहे हैं। तो कतर जबरदस्त मुल्क है, अपने आप को जो है ना जी, इन्होंने यहाँ पे आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, जीसीसी के बारे में देखेंगे आगे चल के। इसे मैं रेस करता हूँ। तो कतर के हवाले से इतना काफी है मेरे ख्याल से। कैपिटल हो गया, इसकी करेंसी भी हो गई, और ये 2-4 सवाल। अच्छा, कतर के हवाले से वो जो अल जजीरा टीवी है उसके बारे में ही पूछ लेता है कभी कभार। अल जजीरा टीवी चैनल जो है ये कतर का है। ये 1996 में ओपन किया गया था। इस पूरे रीजन की सबसे जबरदस्त आवाज जो है अल जजीरा टीवी, ऑथेंटिक और जबरदस्त आवाज जो है इस पूरे रीजन की, वो क्या है हमारे पास? अल जजीरा टीवी है, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं रेस करता हूँ, आगे चलते हैं। बहरीन को देखते हैं, थोड़ा सा बहरीन को, टाइम तो हमारे पास बहुत है। बहरैन को देख लेते हैं जी हम, बहरैन। अच्छा, कतर भी 1971 में आजाद हुआ था। इसका साल पूछा जाए तो यूएई का भी 1971, कतर का भी और बहरीन का भी, तीनों का क्या है जी 1971। यूके से आजाद हो रहा है ये भी। बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है। मनामा क्या है? इसका कैपिटल है। करेंसी आपको मैंने बता दी थी, दिनार है। बहरीन को कहते हैं हम लैंड ऑफ पर्ल, मोतियों की सरजमीन। लैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों की सरजमीन कहा गया। यह सवाल बन जाता है। सबसे छोटा मुल्क है इसके अंदर, क्या कहेगा? द ओनली आइलैंड कंट्री। ये वाहिद अरब मुल्क है जो क्या है, जजीरे पे मुश्तमिल है। वैसे अब जजीरा रहा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहां से एक सड़क काट के बनाई गई जो कि सऊदी अरब को टच कर रही है। यहां तक एक सड़क इस तरह से काट के बनाई गई है, जोड़ा गया है इसे किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। किंग फहद काजवे है, क्या नाम है उसका? किंग फहद काजवे। काजवे कहती है अंडरग्राउंड, अंडरनीथ जो रोड होती है वो। तो इस तरह से ये रोड है कि समुद्र का पानी इसके ऊपर से गुजर जाता है। समुद्र है ना, तो 2-3 महीने 4 महीने बस ये सड़क ओपन रहती है, बाकी ये समुद्र में डूब जाती है। तो किंग फहद काजवे जो है ये बनाई गई थी 1985-86 के अंदर ये बनाई गई थी। इसका एग्जैक्ट जो साल है मेरे ख्याल से 1985 है। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, 86 है जी। 1986 में फाइनली जो है ना ये ओपन की गई थी 1986 के अंदर। 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किंग फहद काजवे। किंग फहद कौन था जी? सऊदी अरब का बादशाह था। सऊदी अरब के जो लोग हैं इन्होंने अपने मुल्क में तो रखी हुई थी जो है ना ईमान की बातें, और ये यहाँ पे जो है ना जी सारी चीजें वो जो थी इस्लामी टच इन्होंने मौजूद रखा था। और अपने अयाशी करने के लिए उन्होंने बहरीन को बिल्ड किया था। बहरीन का मतलब यूरोप है, ऐसे समझिए। वहां ये सारे मौजूद रहते थे। अब आके जो मोहम्मद बिन सुलेमान आया उसने वो पर्दा भी खत्म कर दिया। उसने क्या यार, इतने दूर जाते हैं अयाशी करने के लिए,
अपने मुल्क में अलाउ कर दो सारी चीजें। तो उन्होंने, अब आपको पता है सऊदी अरब ने शराब खाने भी ओपन कर दिए गए हैं, अब मंदिर भी बन रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, पहले नहीं थे, थिएटर भी बन रहे हैं, और जो है ना जी औरतों को सारी चीजों की इजाजत भी दे दी गई है। तो वो जो एक इस्लामी खौल था इन्होंने जो लिया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि हज और उम्रे को बेचते हैं, ये उसी का जो पैसा आता है, 15-15 लाख में एक बंदे का हज कर दिया है, तो उसी को खाते हैं, उसी पे इनकी मईशत चल रही थी, या कोई तेल निकल आया था बाद में उसका पैसा आ रहा था। तो अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान आया उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जब ये आया ना, क्या कहते हैं, कोरोना आया है, उसे समझ आ गई है कोरोना में तेल लेने वाला ही कोई नहीं था, उनका मईशत जो है ना सारी, और हज करने के लिए भी कोई नहीं गया था क्योंकि सारे मामला डिस्टर्ब हो गए थे, बंद कर दिया था। तो अब सऊदी अरब गुजारा कैसे करता, हज के से भी पैसा नहीं आ रहा, तेल भी कोई नहीं ले रहा है, अब तो रोड पे आ जाना था इन्होंने, लेकिन इनके पास सेविंग थी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, ये अपने आप को तेल की डिपेंडेंसी से बाहर निकाल रहे हैं, और रिलीजियस टूरिज्म जो है हज की शक्ल में जो पैसा आता है उससे भी अपने आप को ये बाहर निकालना चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो इधर से पैसे ना आए तो हमारा मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो। वो अब नियम सिटी बना रहे हैं, बाकी सारी चीजें को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। खैर जी हम आगे चलते हैं, कहां से हम कहां निकल गए हैं। तो किंग फाद काजवे, आपको याद रहेगा ये सवाल बनता है, लैंड ऑफ पर्ल्स का बनता है, मनामा है, बहरीन के आपको पता है कि जो फ्लैग है उसमें 5 ट्रायंगल है, और वो 5 ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती हैं 5 पिलर ऑफ इस्लाम को। इस्लाम के कितने पिलर हैं, 5 हैं। तो उन्हीं 5 पिलर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी सवाल इस तरह से पूछ लेता है कि बहरीन के फ्लैग में जो ट्रायंगल है वो कितनी है, 5 हैं, और किसे रिप्रेजेंट करती हैं। इस्लाम के जो बुनियादी सतून है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बहरीन के हवाले से था। उसके बाद हमारे पास कुवैत है, ये वाला कुवैत, कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी इसकी दिनार है, और कुवैत 1961 में आजाद हुआ यूके से, बरतानिया से। कब, 1961 में, 1961 में आजाद हुआ है, 1961 में ये यूके से आजाद हुआ है कुवैत। कुवैत की जो करेंसी है दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी है, मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी 900 रुपए बनेंगे तकरीबन ये। चेक कीजिएगा कुवैती दिनार कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, 900 कुछ बनेंगे मेरे ख्याल से, ये अंदाजा लगाएं। एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 800-900 रुपए बनेंगे। खैर जी, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इराक कुवैत वार के बारे में सवाल आता है, इसे मैं रेज करता हूं। इराक और कुवैत की वार के बारे में आता है, इराक ने कब हमला किया था। इराक और कुवैत की जो वार थी इसके बारे में सवाल आएगा। 1990 से 1991 इराक ने हमला कर दिया था कुवैत पे, अमेरिका के कहने पे। अमेरिका के कहने पे हमला किया था इराक ने कुवैत पे, तेल का ही मसला था। इराक में उस वक्त सदर सदाम बैठा हुआ था, सदर सदाम ने हमला किया था। बाद में अमेरिका जो था वो सऊदी अरब के साथ मिल गया और कुवैत के साथ मिल गया, और इन्होंने सब ने मिलकर क्या मारा, इराक को मारा, सदर सदाम को मारा। सदर सदाम फिर ये जंग हार गया था। पहले खुद ही का हमला कर दो उनके कहने पे आशीर्वाद से, क्योंकि सदर सदाम जो था अमेरिका का पिट्ठू था, वही लेके आया था उसे यहाँ इराक के अंदर। बाद में फिर वो जो सदर सदाम था उसने फिर बात नहीं मानता था अमेरिका की, उसके खिलाफ हो गया था इजराइल के और अमेरिका के, इसीलिए फिर उसके साथ जो हुआ वो आपको पता ही है, अमेरिका ने ही फांसी दी थी उसे। फिर बाद में लेके आने वाले भी वही थे, इस्तेमाल करते हैं, जब इस्तेमाल से एक बंदा फारिग हो जाता है तो उसके बाद फिर उसे वो क्या फरे किरदार तक भी पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुवैत के बारे में 2-4 सवाल बनते हैं, इराक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर जॉर्डन को, फिर सऊदी अरब को, और फिर यहाँ 1-2 ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इसे मैं रेज करता हूँ। सऊदी अरब को तो हम डिटेल में देखेंगे ना, सऊदी अरब को तो हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। इराक है जी, हमारे पास इराक है, कैपिटल इसका बगदाद है। कैपिटल क्या है इसका हमारे पास, बगदाद है।
ठीक है, मेसोपोटामिया कहते हैं इसे हम। मेसोपोटामिया इसी को कहेंगे इराक को। इराक के अंदर बेसिकली ये सिविलाइजेशन मौजूद थी, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया का मतलब पता है, लैंड बिटवीन द रिवर्स, लैंड बिटवीन द रिवर्स। ये भी सवाल बना है पेपर में कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। तो कौन सा रिवर यहां से आ रहा है ऐसे? इस तरह से दो दरिया आ रहे हैं। ये आज हमारे पास दरिया फरात, और ये हमारे पास दरिया दजला। दजला और फरात का आपने सुना होगा, दजला और फरात। तो दरिया फरात जो है हमारे पास, इसे कहेंगे हम यूफ्रेट रिवर। फरात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूफ्रेट, EUPHRAT, यूफ्रेट रिवर। और दजला को कहेंगे टिग्रस रिवर, टिग्रस, TIGRS, टिग्रस रिवर लिख लें। टिग्रस और यूफ्रेट रिवर दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद जो दरिया बनता है उसे कहते हैं शत्तुल अरब रिवर। ये सवाल बना है पेपर में, देखिए यहां से इस तरह से बना है। ये हमारे पास दजला है, टिग्रस जिसे हम कहेंगे, और ये हमारे पास फरात है जिसे हम यूफ्रेट, EUPHRAT, यूफ्रेट रिवर। मिल गए, मिलने के बाद जो दरिया बना उसे कहेंगे शत्तुल अरब, शत अल अरब रिवर। ये सवाल बनते हैं, शत अल अरब दरिया। ठीक है, फिर ये शत अल अरब रिवर जो है गिरेगा कहां? जाके पर्शियन गल्फ पे। ये भी सवाल बना है, कहां गिरता है? आगे पर्शियन गल्फ में गिरता है। ये ऊपर से शाम से आते हैं, इराक के ऊपर जो ना शाम है। अब यहाँ कुछ सिटीज हैं इन दरियाओं के किनारों पे। यहाँ हमारे पास जो एक शहर है वो है जी कूफा। ये क्या है जी? हमारे पास कूफा है। ये कूफा से पहले बना है करबला। कूफा से पहले करबला सबसे ऊपर, करबला के बाद कूफा बनाए, कूफा के बाद बनाए नजफ, नजफ के बाद यहां बनाए फिर बसरा, फिर बनाए बसरा। करबला आपको पता है कि करबला का जो इमाम हुसैन का जो इंसिडेंट है, तो दरिया फरात से जालिमों ने पानी नहीं भरने दिया था। यही वो दरिया फरात है। कूफा शहर भी इसी के किनारे पे है, नजफ भी इसी के किनारे पे, दरिया फरात के किनारे। फिर नीचे बसरा है। बसरा कहाँ पे है? जहां पे दरिया दजला और दरिया फरात मिल रहे हैं, वहां कौन सा, उसी के बाद वहां पे कौन सा सिटी है जी? कहाँ पे मिलते हैं? सवाल ये बनता है दजला और फरात कहाँ पे मिलते हैं? तो बसरा के मकाम पे मिलते हैं। इन दोनों के मिलने से कौन सा दरिया बनता है? ये सवाल बनेगा। तो ये बनेगा यहाँ पे कौन सा दरिया? शत्तुल अरब रिवर। अच्छा, बगदाद शहर का पूछता है जी ये कौन से दरिया के किनारे पे है? ये दरिया दजला के किनारे पे है। मूसल भी यहीं पे है, मूसल का भी पूछा उसने। मूसल शहर भी दरिया दजला पे है और बगदाद भी दरिया दजला पे है। यहां पे कभी इन दोनों दरियाओं के दरमियान की जो सरजमीन है यहां पे मौजूद थी कौन सी सिविलाइजेशन? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। इसीलिए मेसोपोटामिया बाद में क्या कहलाया? सवाल बनता है कब ये इसका पुराना नाम क्या है इराक का? मेसोपोटामिया इसका पुराना नाम था। मेसोपोटामिया का मतलब क्या? लैंड बिटवीन द रिवर्स। कौन से रिवर? दजला और फरात, इनके दरमियान की जो लैंड है ये मेसोपोटामिया है। की सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद थी, अब तो खत्म हो गई है। तो ये आज का मॉडर्न इराक है। कैपिटल क्या है इसका? बगदाद है आज भी। तो बगदाद के में आपको देखें यहाँ पे जब मुसलमानों की हुकूमत की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हुकूमत रही है वो बनु अब्बास की हुकूमत से मैं रेस करता हूँ। अब्बासियत कैलिफ यहाँ पे रही बड़े अरसे तक। सल्तनत अब्बासिया, सल्तनत अब्बासिया जो थी यहाँ पे रही कब से कब तक? 750 से 1258 तक। ये दौर था सल्तनत अब्बासिया का, अब्बासियत कैलिफ का। ठीक है,
इनका कैपिटल पूछता है, कहा था बसरा था। सल्तनत अब्बासिया का जो कैपिटल था वो बसरा रहा 762 में। इसी का अपना कैपिटल बनाया था इन्होंने अब्बासियों ने। इससे पहले इन्होंने बनाया था, कुछ अरसे के लिए इन्होंने कूफा को रखा था और एक दो सिटी और चेंज किए थे, लेकिन अल्टीमेटली 1762 में इन्होंने ये जो बगदाद शहर था ये बसाया था। सही भी सवाल बनता है, बगदाद शहर कब बसाया गया? 762 में। किसने? अबू जाफर मंसूर। अबू जाफर मंसूर सवाल आएगा, मंसूर, अबू जाफर मंसूर का सवाल याद रखें। इसने ये शहर बसाया था इराक, कब? 762 में। कौन था अबू जाफर मंसूर? सबसे जबरदस्त हुक्मरान किसका? सल्तनत अब्बासिया का। मैक्सिमम औलाद फिर इसी में से चली, बनु अब्बास की, अबू जाफर मंसूर में से। तो कब की बात है ये? 762 में ये बगदाद शहर बसाया गया था, आज भी जो मौजूद है, कैपिटल है इनका। ठीक हो गया, बगदाद याद रहेगा। 762 में दरियाए दजला के किनारे पे ये शहर बसाया था अबू जाफर मंसूर ने। आज भी इराक का कैपिटल यही है। ठीक हो गया इराक के हवाले से। इराक का आजकल शिया अल सोडानी है इनका प्राइम मिनिस्टर, याद रखें तो रख ले, वरना जरूरी नहीं है इराक तबाह हो गया। इराक मुकम्मल तौर पर इस समय तबाह हो चुका है। अयातुल्लाह सिस्तानी साहब जो हैं फिका जाफरिया के जो बड़े मजहबी आप कह सकते हैं कि गुरु जो हैं, अयातुल्लाह सिस्तानी साहब जो हैं वो इराक से ही हैं, इराक में ही वो बैठते हैं, वहीं से वो पूरी दुनिया की जो शिया कम्युनिटी है उन्हें मजहबी तौर पे वो लीड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये इराक है। इराक का कैपिटल मैंने, अच्छा ये भी बरतानिया से आजाद हुआ 1932 में। 1932 के अंदर ये आजाद हुआ यूके से, बरतानिया से। लिख लें साल 1932 के अंदर। करेंसी में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, करेंसी में आपको ऑलरेडी इसकी करवा चुका हूं इराक के हवाले से। 1932 के अंदर ये आजाद हुआ था। तो ये बेटा जो है ना जी आपका है इराक के हवाले से। इराक के हवाले से ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन भी यहीं पे है। बेबीलोन शहर कभी यहाँ पे आबाद हुआ करता था। बेबीलोन, बेबीलोन अंपायर कभी यहाँ पे हुआ करता था। बेबीलोन अंपायर का जो सबसे जबरदस्त हुक्मरान था वो था हमारे पास, उसका नाम मेरे ध्यान से बख्त नसर, बख्त नसर था, जिसने यहूदियों का टेम्पल गिराया था। बख्त नसर जो था 587 BC के अंदर जो आया था वो बेबीलोन अंपायर से था। बेसिकली ये सवाल भी बना है कि बख्त नसर का ताल्लुक कौन से अंपायर से था? बेबीलोन अंपायर से था। बेबीलोन अंपायर यहीं पे हुआ करता था, जिसने यहूदियों का पहला टेम्पल गिराया था और यहूदियों को मारा था पहली बार। इस्लाम से भी पहले की बात है, BC की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से भी पहले की बात है। तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन पूछता है, ये दुनिया के जो ओल्डेस्ट अजूबे हैं उनमें से एक है। हवा में मुअल्लिक बागात, एक कौम थी कभी जो अपने छतों के ऊपर, घर के छतों पे दरख्त लगाया करते थे। और दूर से लगता था हैंगिंग गार्डन, जैसे हवा में कोई दरख्त झूल रहे हैं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन उन्हें कहा गया है। तो ये इराक के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको बताया। जॉर्डन के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसे मैं रेज करता हूँ। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास जॉर्डन। ये उर्दन है, इसे उर्दू में क्या कहेंगे हम? उर्दन कहेंगे, इंग्लिश में इसे हम जॉर्डन कहेंगे। जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अमान है। ओमान नहीं, अमान, ये ओ के साथ है ओमान, ये अमान है। करेंसी मैंने आपको बता दी दिनार है। और ये 1946 में आजाद हुआ यूके से। 1946 में यूके से आजाद हुआ, 1946 के अंदर ये भी यूके से आजाद हुआ। ठीक है। और जॉर्डन का जो इस वक्त बादशाह है उसका नाम है किंग अब्दुल्ला। प्रेसिडेंट है ये उनका, किंग अब्दुल्ला सेकंड। किंग अब्दुल्ला सेकंड जो है ना जी क्या है, जिस वक्त जॉर्डन के प्रेसिडेंट हैं। तो ये जबरदस्त आदमी है, ये नबी पाक के खानदान से है। इनके बारे में सवाल आता है कि ओनली हाशमीद किंगडम, तो वाहिद हाशमियों की हुकूमत इस वक्त कहाँ है? उर्दन के अंदर है। नबी पाक के खानदान से है, तो नबी पाक कौन थे? हाशमी थे। तो ये 41वीं जनरेशन पे जाके इनका जो सिलसिला नसब है वो नबी पाक के साथ जाके मिलता है।
741th जनरेशन पे। तो ओनली हाशमीद किंगडम कहाँ है? जॉर्डन में है। हाशमियों की वाहिद हुकूमत कहाँ है इस वक्त? जॉर्डन में है, उर्दन के अंदर है। 41वीं जनरेशन पे जाके इनका सिलसिला नसब नबी पाक के साथ मिलता है। बस इतना काफी है। जॉर्डन को मजीद हम उधर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। तो इसमें अब जरा थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, जीसीसी देखते हैं और ओपेक देखते हैं। पहले से मैं रेज करता हूँ, जीसीसी और ओपेक को देख लेते हैं। यहां दो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ लेते हैं, जीसीसी। जीसीसी एब्रिविएशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। एब्रिविएशन जी से गल्फ, सी से कोऑपरेशन, दूसरे सी से काउंसिल। ये गल्फ, पर्शियन गल्फ की बात हो रही। 1981 में ये बनी थी, 1981 में बनी थी। ईरान में इनकलाब आ गया था तो खतरा था आसपास के मुल्क ईरान के साथ ना चले जाएं, तो सऊदी अरब ने ये बनवाई थी कि हम अपना अलायंस अलग से बनाते हैं गल्फ कंट्रीज का। तो सऊदी अरब बनवा रहा है, तो सऊदी अरब इसका मेंबर था, ये वाला। साथ उसने किसे मिलाया? कतर को मिलाया, कतर इसका मेंबर। साथ उसने यूएई को मिलाया, यूएई इसका मेंबर। साथ उसने किसे मिलाया जी? बहरीन को मिलाया। कितने हो गए? 1 2 3 4। अच्छा, ओमान भी रह गया, ये ओमान था, इस ओमान को भी साथ मिलाया। नजर आ रहा है? ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत। छठे नंबर पे कुवैत। तो ये जो है ना जी, कुवैत नजर आ रहा है नीचे से? देखें जरा, कुवैत नहीं नजर आ रहा। यहाँ ऐड कर लें कुवैत, कुवैत यहाँ ऊपर ऐड कर लें छठे नंबर पे। तो ये 6 मुल्क हैं जो के मेंबर थे किसके? जीसीसी के। इराक को नहीं मिलाया अपने साथ, ईरान को नहीं, ईरान के तो खिलाफ था ये अलायंस। ठीक हो गया, क्यों मिलाएगा? तो ईरान भी गल्फ कंट्री है, गल्फ में तो लगता है, इराक भी लगता है, लेकिन उसने अपने इंटरेस्ट वाले कंट्रीज को शामिल किया। कौन कौन से? जिसमें ये कुवैत, सऊदी अरब खुद, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये सारे गल्फ कंट्रीज कहलवाएंगे, पर्शियन गल्फ को जो लग रहे हैं। तो इनका मिलके अलायंस बनाया गया 1981 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब अपने घर में रखेगा, सऊदी अरब में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रियाद में। रियाद में इसका कैपिटल है, रियाज। रियाज सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? रियाज है। तो जीसीसी का हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? रियाज में होगा। मकसद क्या था? आपस में कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ठीक हो गया, ये इसका मकसद था। तो जीसीसी आपकी क्लियर हो गई। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कितने मेंबर है आपसे पूछा जाए? 6 मेंबर है। कब बनी? 1981 में बनी। हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाज में है। बस ये 3 सवाल बनेंगे। अब यहाँ साथ में ऐड करते हैं ओपेक को, इसे मैं रेज करता हूँ। ओपेक को ऐड कर लेते हैं। सऊदी अरब को फिर जो है ना जी, मैं आपको अलग से लेक्चर दे देता हूँ सऊदी अरब का, आप इसी लेक्चर के अंदर उसे शामिल कर लेंगे। ठीक है? सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब पे आधा घंटा लग जाएगा, तो सऊदी अरब को डिटेल में करना है हमने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस रीजन के अंदर। सऊदी अरेबिया, इसका लेक्चर पड़ा हुआ है सऊदी अरब का अलग से, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसे फिर ऐड कर लीजिएगा इसी लेक्चर के अंदर, ताकि ये पूरा एक टॉपिक आपका जो है मुकम्मल हो जाए। जी ओपेक को देख लेते हैं। ओपेक, OPEC, OPEC, ओपेक एब्रिविएशन किस चीज का है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग, सी से कंट्रीज। 1960 में ये बनी थी। ओपेक कब बनी? 1960 में बनी। हुआ ये कि 1938 के अंदर यहाँ तेल निकल आया था सऊदी अरब के अंदर, दमाम पे। अब तेल निकल आया तो अमेरिका भी पहुंच गया। तो अमेरिका की 7 कंपनियां थी जो यहां से तेल निकाल रही थी। 7 सिस्टर्स उन्हें कहा गया था। वो कंपनी थी अमेरिका की और यूरोप वालों की, वो यहाँ से तेल निकालती थी अपनी मर्जी से, रेट बनाती अपनी मर्जी से, मामला को चलाती थी। इन मुल्कों के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि क्यों ना हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए ऐसी जो क्या करे जी, तेल को जो है रेगुलेट करे, तेल की कीमतों के हवाले से, तेल की जो है कितना निकालना है किस मुल्क ने,
इन सारी चीजों को जो देखे उस तरह की हमको इसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो इस तरह से जो है ना जी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई गई, उसे नाम दिया गया किसका, ओपेक का। कब की बात है ये 1960 की बात है बेटा। ये 1960 के अंदर कौन कौन से मुल्क थे इसके फाउंडिंग मेंबर? 5 थे, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत 4, और 5वां था इसके अंदर वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको पता है तेल के सबसे ज्यादा खैर मौजूद है इसके पास, वेनेजुएला के पास। कौन कौन से मुल्क थे? ईरान था, इराक था, सऊदी अरब था और कुवैत। कुवैत को भी इसमें ऐड करेंगे, हाँ कुवैत को भी ऐड करेंगे, ठीक है, कुवैत भी और वेनेजुएला भी है, ठीक है। उसके बाद जाके जो है ना जी बाकी मुल्क शामिल हुए ओपेक में। ओपेक का इस वक्त हेडक्वार्टर क्या है, कितने इसके मेंबर हैं? इस वक्त 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, इस कंट्रीज हैं इसके। 2019 के अंदर इसे कतर छोड़ गया था। सवाल बनेगा 13 मेंबर थे, बल्कि 14 थे, कतर छोड़ गया कितने बजे? 13 बजे। 2023 के अंदर अंगोला छोड़ गया। ये सवाल बनेगा आखिरी मुल्क जो छोड़ के गया है ओपेक को, अंगोला। अंगोला वही अफ्रीका में जो अंगूर खा रहा था मिस्टर चैड, ये वही अंगोला है, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान कह रहा हूँ, आयल का कंट्री है ये, आयल कंट्री, आयल रखने वाला ये कंट्री है जी ओपेक का मेंबर। 2023 में ये भी छोड़ गया है, 2023 में अंगोला भी छोड़ गया है और कतर 19 में छोड़ गया था। 2023 में कतर 19 में छोड़ गया। अब कितने मेंबर है करंट? 12 रहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा ओपेक के कितने मेंबर है, तो 12 कहेंगे आप। आखिरी मुल्क जो छोड़ के गया वो अंगोला था, ठीक है। एब्रीविएशन पूछता है, 1960 में ये बनी थी। हेडक्वार्टर जो इसका इस वक्त है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का सिटी है हमारे पास वियना, वियना। तो वियना में इसका ओपेक का हेडक्वार्टर है। ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं तेल किस मुल्क ने कितना निकालना है, कीमत क्या होगी, ये सारी चीजें जो है ना डिसाइड होती है ओपेक में। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी बेटा जो हमने यहाँ डिस्कस की। ओआईसी को भी मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन फिर कभी कर लेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है।